प्रत्याशी आप सबको पता है वो हमारे क्षेत्र के नहीं है और वो दिल्ली में निवास करते हैं। पहले कभी कभार साल 6 महीने में उनका चक्कर लगता था, आपको याद है। कभी गलियों में और गाँव में नहीं जाते थे, सड़क से ही टाटा बाय बाय करते हुए निकल जाते थे। कभी जनता के बीच में नहीं गए, कभी गांव में नहीं गए, कभी शहर की गलियों में अंदर नहीं गए। और पिछले 5 साल से तो ये हालत है कि वो एक भी बार हमारे लोकसभा क्षेत्र में नहीं आया। जब से इस क्षेत्र की जनता ने उनकी विदाई करी थी, आप सबको याद होगा 2019 के चुनाव में जब केपी यादव जी इस क्षेत्र के सांसद बन गए थे और उसके बाद इनकी विदाई हो गई थी। विदाई के बाद आप सबको याद होगा जब हमारे कमलनाथ जी की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार किसानों का कर्ज माफी का काम उस समय कर रही थी। कर्ज माफी का एक चरण पूरा हो गया था और दूसरे चरण के माध्यम से 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होने ही वाला था। उसकी तैयारी चल रही थी। केसीबी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो बगैर पद के नहीं रह सकते, उन्होंने अपने एक पद के लालच में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, जिस सरकार को मध्य प्रदेश की जनता ने अपना जनादेश देकर चुना था, उसको इसलिए गिराने का प्राप्त किया क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को राज्यसभा में सांसद का पद चाहिए था। और उन्हीं की वजह से हमारे जो किसानों का कर्ज माफ होने वाला था वो भी नहीं हो पाया। बहाना लिया कर्ज माफी का ही कि मैं कर्ज माफी की वजह से जा रहा हूँ, अतिथि शिक्षकों की वजह से जा रहा हूँ। परंतु भाजपा में पहुंचने के बाद एक बार भी हमने उनके मुंह से कर्ज माफी की बात नहीं सुनी। एक भी बार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात उनके मुंह से हमने नहीं सुनी। ये तो बहाना था कर्ज माफी, तो उन्हें तो फल चाहिए था। और हमारे जो किसान भाई थे जिनका कर्ज माफ नहीं हो पाया वो ऐसा सामने रहे जब सिंधिया जी चले गए भाजपा में, अरे भाजपा में जाकर कर्ज माफी करवाएंगे, अब करवाएंगे। इंतजार करते करते पूरा समय निकल गया परंतु किसानों का कर्ज माफ तो नहीं हुआ। वो कर्ज 2-3 गुना बढ़ जरूर गया। किसानों को उम्मीद थी कि कर्ज माफ हो जाएगा, इसलिए किसान भाइयों ने वो कर्ज को नहीं भरा, समय पर नहीं भरा और वो कर्ज बढ़ता चला गया। वो कई गुना कर्ज बढ़ गया है। आज स्थिति है कि हमारे किसान भाई उस कर्ज को देने में सक्षम नहीं है। इसके सारे जिम्मेदार वो सिंधिया जी थे और दिल्ली में जाकर किस तरह अपनी जनता की चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराया और कैसे पद लेके केंद्र में मंत्री बनकर बैठ गए। और केंद्र में मंत्री बनने के बाद लगभग 3 साल उनको केंद्र में मंत्री बने हो गया, राज्यसभा के सांसद बने हो गया। 3 साल में एक भी रुपए का काम इस क्षेत्र के लिए उन्होंने नहीं किया। और तो उनकी जो राज्यसभा की सांसद निधि है उसका भी कहीं अता पता नहीं है, वो भी अपने लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने खर्च नहीं करी। और सीधा अब 5 साल बाद चुने इस क्षेत्र में कृषि भूमि बहुत अधिक है, परंतु इस क्षेत्र की विडंबना है कि आजादी के इतने साल बाद भी इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में तालाब और नहरें होनी चाहिए थी किसानों की, वो नहीं है। थोड़ी बहुत है भी तो उसमें सिंधिया जी की कोई भलाई नहीं है। जब सिंधिया जी नहाना धोना भी नहीं जानते थे उस समय नहरें बन गई थी, परंतु उसके बाद एक भी नहर तालाब का निर्माण हमारे लोकसभा क्षेत्र में नहीं हो पाया। और हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार भाई काम की तलाश में कोई गुजरात, कोई जयपुर, कोई इंदौर, कोई अहमदाबाद, कोई सूरत, कोई कहीं अन्य राज्यों में अन्य जिलों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और सिंधिया जी को हमने हमारे इस क्षेत्र की जनता ने 4 बार सांसद बनाया, 4 बार यानी 20 साल। क्या 20 साल में एक भी उद्योग और रोजगार
जबकि ये खुद भारत सरकार को उद्योग मंत्री रह चुके हैं। पता करवाया हमारे क्षेत्र के भाई बहनों के लिए कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। हमारे गांव के भाई बहन, गरीब भाई बहनों जिनके माता पिता अपने बच्चों को इंदौर भोपाल पढ़ाने में सक्षम नहीं है, ऐसे बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। परंतु इस क्षेत्र की ओर सिंधिया जी ने गरीब जनता की ओर, किसान की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। और उसका सीधा सीधा कारण ये था, वो चाहते तो ध्यान दे सकते थे, वो चाहते तालाब नहर बनवा सकते थे, वो चाहते तो उद्योग लगवा सकते थे, वो चाहते तो शिक्षण संस्थान बनवा सकते थे, परंतु वो इसलिए नहीं बनवाना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र की जनता जागरूक हो, वो नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र के बेटा बेटी शिक्षित हो, वो नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र का किसान सक्षम हो, आर्थिक मजबूत बने, वो इसलिए नहीं चाहते थे अगर ये क्षेत्र आगे बढ़ जाएगा, यहाँ का पिछड़ापन खत्म हो जाएगा तो हमारी गुलामी कौन करेगा। और उन्होंने अपने वोट की राजनीति और स्वार्थ के चक्कर में हमारे इस गुना संसदीय क्षेत्र, और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, सिर्फ सिंधिया जी के 20 साल की क्यों बात करें, इनके परिवार से जब से भारत देश आजाद हुआ है, एक या दो बार के उदाहरण छोड़ दें तो लगातार इनके परिवार के लोग ही इस क्षेत्र से सांसद बनते चले आए हैं। इनकी दादी को हमारे क्षेत्र की जनता ने बनाया, 4 बार इनको हमने क्षेत्र इनको यहाँ से सांसद बनाया। परंतु इतना कुछ करने के बाद आज भी हमारा क्षेत्र विकास से बहुत पीछे। और मैं तो आप खनिया धाना वासियों से पूछना चाहता हूं, आप ही जवाब दें। 20 साल वो हमारे जनप्रतिनिधि रहे, 20 साल में हमारे क्षेत्र की जनता ने खूब वोट दिए, तो खनिया धाना में ऐसे कितने लोग हैं मेरे सामने उपस्थित नजर में पूछना चाहता हूं जो सिंधिया जी से सीधे फोन पर बात कर सकते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। कोई भी नहीं है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास सिंधिया जी का मोबाइल नंबर है? जरा किसी के पास हो तो बता दें। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज तक सिंधिया जी से कभी हाथ मिला लिया हो? किसी ने मिलाया हो तो हाथ उठाकर बता दें। चाय पी हो कभी? जरा हाथ उठा के बता दें। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सिंधिया जी का घर देखा हो? जरा हाथ उठा के बताना। एक सज्जन है दिन में बता रहे थे कि 300 रुपए टिकट लगता है ग्वालियर वाले घर में, जय विलास पैलेस में। यदि आप देखने भी जाओ तो 300 रुपए टिकट लेते हैं क्षेत्र की जनता से, तब उसमें जाने देते हैं। परंतु आपको बता दूं, वहां जय विलास पैलेस में भी नहीं रहेंगे, वो दिल्ली में निवास करते हैं। अच्छा ये बताइए ऐसे कितने लोग हैं जिनके सिंधिया जी ने व्यक्तिगत काम करवा दिए हो? कोई किसी का तहसील का हो, थाने का हो, SDM का हो, कलेक्ट्रेट का हो, या अन्य किसी विभाग का हो, किसी का करवाया गया व्यक्तिगत काम? अच्छा ये बताइए ऐसे कितने लोग हैं जिनकी बेटा बेटियों की शादी में सिंधिया जी आए हो? नहीं आए? अच्छा तो तेरे तीसरे में थोड़ा हुआ नहीं आया, तो भंडारे में तो पक्के में आए। वो तो सबका सार्वजनिक होता है। सही सही बता दो, आए कि नहीं? उसमें भी नहीं आए। तो भैया ऐसे व्यक्ति को हम 20 साल से सांसद बनाते चले आ रहे थे। जिस व्यक्ति ने विकास किया नहीं, जो व्यक्ति हमें नाम से जानता नहीं, जिस व्यक्ति से हमने हाथ आज तक मिलाया नहीं, जिस व्यक्ति से हम फोन पे बात कर नहीं सकते, जिस व्यक्ति के घर हम जाके आज तक चाय नहीं पी पाए, जिस व्यक्ति का हमने आज तक घर नहीं देखा, जो व्यक्ति कभी हमारे ब्याह शादी में आया ना हो, जो व्यक्ति हमारे कभी दुख की घड़ी में हमारे पास आया ना हो, जो व्यक्ति हमारे
हमारे किसी धार्मिक कार्यक्रम में हमारे पास आया ना हो, जो हमें जानता ना हो, जो हमें पहचानता ना हो, तो उनसे ऐसा कौन सा हरा रंग लगा के उनको वोट दें? पहले तो मुझे ये बता दीजिए। अच्छा, कभी दिल्ली जाना भी पड़ जाए उनसे मिलने के लिए, तो मेरे हिसाब से 5-7 हजार रुपए तो कम से कम खर्च होंगे दिल्ली जाने में। एक व्यक्ति तो दिल्ली जाता नहीं है, गांव का आदमी, बड़ा शहर है ना, इसलिए सोचते एक साथी को ले चले तो कम से कम 2 लोग जाएंगे, 2 लोग का किराया लगेगा, 2 लोग खाएंगे पिएंगे नाश्ता पानी करेंगे। हो सकता है रात भी रुकना पड़ जाए, तो होटल लॉज में रात भी रुकना पड़ेगा। और उसके बाद ये भी कोई भरोसा नहीं है कि वो मिले कि नहीं मिल पाए। मान लो मिल भी गई, तो मिलने के बाद आपको आधा मिनट के लिए मिले या 1 मिनट के लिए मिले, आपकी सुनी अथवा आपकी नहीं सुनी, तो भैया ऐसे व्यक्ति को अपने क्षेत्र का सांसद बनाने से क्या फायदा है जो जनता के बीच में ना रहे, जनता से जुड़ा ना रहे। इससे अच्छे तो भैया हम हैं, हम आपके क्षेत्र के हैं, हमसे आप फोन पे बात कर सकते हैं, आप हमारे पास हमारे घर आ सकते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल चलेगा आने जाने मात्र, या हमें बुला सकते हैं। आपके सुख दुख में, ब्याह शादी में हम हमेशा उपस्थित रहेंगे। और हमने खूब वोट दी, कोई वोट देने में कसर नहीं छोड़ी, 3 पीढ़ी से उनको बनाते चले आ रहे हैं, परंतु उन्होंने कभी इस क्षेत्र की जनता की ओर देखा नहीं। इस क्षेत्र की जनता को हमेशा अपना गुलाम समझा, इस क्षेत्र की जनता को हमेशा अपना प्रजा समझी, नागरिक समझने की भी कोशिश नहीं की कभी क्षेत्र की जनता को। परंतु वो भूल गए कि क्षेत्र की जनता आज से 5 साल पहले जागरूक हो गई। 5 साल पहले यहाँ की जनता ने उनकी छुट्टी कर दी। और दूसरी तरफ दावा करते हैं कि मेरे 300 साल के संबंध इस क्षेत्र की जनता से, ये जनता मेरा परिवार, मेरा खून का रिश्ता। तो भैया इनके पुरखा महाराष्ट्र से आए थे, इनसे अपने क्षेत्र की जनता के खून के रिश्ते कहां से हो गए? खून का रिश्ता तो वो होता है कई बुआ का लड़का होता, मामा का लड़का होता, मौसी का लड़का होता, भांजा होता, या कोई और रिश्ते होते हमारे, तो उसको खून का रिश्ता बोलते। आपसे इतनी दूरी लोगों की है, कभी आप जनता के काम नहीं है, आपका कहाँ का खून का रिश्ता हो गया। और वो समझने में भी गलती कर देते हैं, कहने में भी गलती कर देते हैं। मैं उनको याद दिला दूं कि पूरी लोकसभा उनका राज नहीं था, यहाँ के महाराज अलग थे, खनिया राणा के। इन महाराज का इस क्षेत्र के जनता से पारिवारिक रिश्ता हो सकता है। ग्वालियर के महाराज जब यहाँ के महाराज ही नहीं रहे, तो उनका कहाँ से खून का रिश्ता और कहाँ से पारिवारिक रिश्ता हो गया? एक देशभक्त हमारे खनिया राणा के महाराज थे, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी को शरण दी बड़े बड़े में, और एक उनके पुरखा थे जिन्होंने झांसी की रानी के साथ क्या किया, सबको पता है, सबको पता है। तो भैया जनता यहाँ की बेवकूफ नहीं है, आपकी बातों में आने वाली नहीं है। अब वो दिन चले गए, वो जमाने चले गए कि आपको यहाँ से वोट देते थे। अब यहाँ की जनता आपको वोट देने वाली नहीं है, बिल्कुल गलत फहमी दिमाग से निकाल रहे हैं। और मैं सामने मेरी जनता जनार्दन है, सभी से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करूंगा कि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसमें 5000 गांव है, 8 विधानसभा क्षेत्र है और 3 जिला मुख्यालय है। इतने कम समय में हर गांव का और जन तक पहुंचना एक व्यक्ति के लिए संभव कार्य नहीं है। मैं एक प्रत्याशी हो सकता हूं यादगार सिंह, और एक प्रत्याशी के तौर पर
10% यानी 500 से अधिक गाँव नहीं घूम सकता पूरे समय में, और बाकी 90% जो गाँव शेष है, तो भाइयों आपसे अनुरोध करूंगा, मैं भी आपका बेटा हूँ, आपके बीच का हूँ, आप अपने आप को सब प्रत्याशी मानते हुए, यादव सिंह मानते हुए, केपीसी कक्काजू मानते हुए, अरविंद लोधी मानते हुए आपको जन जन तक पहुंचना है, और जन जन तक पहुंचकर जनता से अनुरोध करना है कि आने वाली 7 तारीख को आपके पंजे पर बटन दबाएं। भाइयों, इस बार अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें हमारे भाई अरविंद लोधी जी प्रत्याशी है, और किस तरीके से भाजपा के लोगों ने झूठ बोलकर, झूठ का सहारा लेकर हमारे क्षेत्र की जनता को गुमराह किया कि 2700 रुपए में आपका गेहूं खरीदा जाएगा किसान बंधुओं को, परंतु कुछ भी नहीं दिया। इससे चूंकि हमारे क्षेत्र की जनता भी चुनाव को ज्यादा दिन नहीं हुए, भूले नहीं है, सबको याद है, काठ की हांडी चूल्हे पर एक ही बार चढ़ सकती है, बार बार नहीं। झूठ की दुकान एक ही बार चल पाएगी, बार बार नहीं चलेगी। अब इस क्षेत्र की जनता समझ गई है, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है, कोई कितना भी लालच दे, इस बार इस क्षेत्र की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाली है। अभी कल से मुझे खबरें आ रही हैं, गांव-गांव से खबर आ रही है कि भैया धमकी आ रही है एजेंट बनने के लिए, एजेंट बन जाना। तो भाइयों, मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों को कह देना चाहता हूं, ज्यादा हवा में उड़ने की कोशिश ना करें। 4 जना की चांदनी भरे तैयारी रात है, चिंता मत करना, ऐसा बीज मत बोलो कि कल को। और रही बात एजेंट की, तो मैं देखता हूं कि कौन सा माई का लाल कांग्रेस पार्टी को एजेंट बनाने से रोकता है। 4 दिन और चख लो, 4 दिन का संघर्ष से मेरे भाई, और डरना मत। 5वें दिन देखेंगे कि इस पिछोर में कितने गुंडा और कितने दादा पैदा होगा। 7 तारीख तक देख लो, मैं देखता हूँ कितने गुंडे कितने दादा हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे ऐसी जरूरत तो आपका भाई आगे खड़ा है, मैं देखता हूँ कौन गोली मारना पहले मेरे सीने में मारे। भाइयों, बिल्कुल भय भी नहीं, और बरसेंगे भी तो भी निपटने की क्षमता हम लोगों में। क्योंकि विलंब बहुत हो रहा है, बातें तो करने को बहुत सारी हैं अपने पास, और अब समय नहीं है, हमें 4-5 गांव और जाना है। हमारी दीदी रोशनी जी भी अभी बैठी है, लंबा समय हो गया मुझे बोलते बोलते। आखिर मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आने वाली 7 तारीख को सभी लोगों को कांग्रेस पार्टी में मतदान करना है और मतदान करवाना है। मैं आपको वचन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, यदि आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो मैं इस क्षेत्र में विकास के काम में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपके सुख दुख में सदैव आपके साथ रहूंगा, और जो भी आपके काम हो, चाहे निजी हो या सार्वजनिक हो, वो करवाऊंगा। और इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। याद रख ले ये लोग सब, गुंडागर्दी को भी खत्म करने का काम हम लोग मिलजुल कर सभी भाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।